लेकिन मुझको आज तक पता नहीं चला कि आखिर हम में क्या कमी थी। कोई विकास बिहार का नहीं हुआ, कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा, शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाता है। दलितों का असली नेता कौन है? आप हैं, मांझी जी हैं, आपके भतीजे चिराग जी हैं, कौन है? जो मेरे साथ में न्याय नहीं मिला मुझे, और हम 5 सांसद थे। मैं तो मानता हूँ कि दलितों के नेता एकमात्र आज आज़ादी के बाद से आज तक इस देश में कोई व्यक्ति रहा तो जब दल टूटता है तो दल जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। 3 इधर होता है, 6 इधर होता है, तो 36 जो है कभी 63 नहीं हो सकता है। फौज है, बेरोजगारों की फौज आज। तो क्या यही एजेंडा होगा आपका? नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। आप देखिए 3 को 4 को लाइन में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। सोई नौजवान लोग हैं, बूढ़ा लोग तो कोई नहीं है। भतीजा का भी है। अब कौन है नहीं, अब नहीं जानते भतीजा का है कि नहीं है। आपके भतीजा को भी वैसे ही प्रमोट किया जा रहा है। आप ऐसा के लोगों को पता था कि हम तीनों भाई राम, लक्ष्मण और भरत थे। आप उनसे पूछो। नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रदर्शनी, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। 2025 का ये साल है और बस चुनाव आने ही वाला है। मौसम में, फिजाओं में, हर जगह बस राजनीति ही राजनीति है। कहीं सरकार को घेरा जा रहा है तो कहीं सरकार घेर रही है। ऐसे में आज हम आए हैं एक खास मुलाकात करने। ये खास व्यक्ति हैं रालोसपा के सुप्रीमो पशुपति पारस जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार। पशुपति जी, जैसे अभी आपने महागठबंधन का हाथ थामा है, आप उसके पार्ट हो गए हैं, इसके पहले आप एनडीए में थे, तो ये जो दल बदल की जो नीति है, क्या आपको एनडीए में सुकून नहीं मिल रहा था या कुछ ऐसी बात थी जिसको लेकर के आप महागठबंधन, जिसको आप लगातार कोसते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उस पर हमला बोलते रहे, और अब आप उसके साथी बन गए? लेकिन मुझको आज तक पता नहीं चला कि आखिर हम में क्या कमी थी जो मेरे साथ में न्याय नहीं मिला मुझे। और हम 5 सांसद थे, और जो व्यक्ति रात दिन कोसता रहा भाजपा को, एनडीए को, जिसके चलते बिहार में जनता दल को परेशानी हुई, फिर वो व्यक्ति एनडीए के सबसे बड़े समर्थक हो गए, विश्वासी हो गए। हनुमान है वो तो। और हम लोग नहीं, हनुमान तो आप कहने से नहीं होगा, हनुमान कहने से नहीं होगा। हनुमान आप थे तो आपने 2020 में भाजपा के 6 सीट पर आपने चुनाव कैसे लड़ा दिया अपना में? ये हनुमान नहीं है, कहने के लिए हनुमान कह सकते हैं, लेकिन हनुमान होकर के भी लंका ने जला करके थे, तो ये सब नहीं चलता है। तो मेरे साथ में नाइंसाफ़ी हुआ। फिर भी जब मुझको टिकट नहीं मिला, फिर भी मैं 1 वर्ष तक मैं एनडीए गठबंधन का मैं सहयोगी दल के रूप में मैं रहा। मैं अपने मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा जरूर दिया, लेकिन उस समय भी इस्तीफा देने के समय में भी मैंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के 1 करोड़ 40 करोड़ लोगों के हिमायती हैं, शुभचिंतक हैं, और हम लोगों के आदर्श। जब सर से पानी ऊपर चला गया तब मजबूरन, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है देश में, और हमारी भी पार्टी है, हमारी भी पार्टी में डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। तो हमारी पार्टी के जो वर्कर्स थे, चाहे राष्ट्रीय पदाधिकारी हो या स्टेट के पदाधिकारी हो या जिला का पदाधिकारी हो, सब लोगों को खराब लगा कि भाई एक तरफा प्यार नहीं होता जी। और मजबूरन जो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी की बैठक हुई, कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मति से फैसला लिया गया कि अब एनडीए गठबंधन से नाता तोड़ना चाहिए। इसमें 2 ही गठबंधन है, देश में हो या बिहार में भी 2 ही गठबंधन है। एक है इंडिया गठबंधन, दूसरा है एनडीए गठबंधन, जो कि दोनों का नाम मिलता जुलता है।
तो हमारे पास में, हमारी पार्टी के पास में दूसरा कोई विकल्प नहीं था। और राजनीति करने वाला व्यक्ति साधु का जमात नहीं होता जी। अक्टूबर नवंबर में बिहार विधानसभा का चुनाव है, बिहार का फैसला होने वाला, बिहार की जनता का मान और सम्मान की लड़ाई है। हमारी पार्टी ने फैसला लिया और हमारा जो नेशनल एग्जीक्यूटिव और आर समिति की बैठक, पार्लियामेंट्री बोर्ड की जो बैठक हुई आदरणीय सूर्यभान सिंह जी के नेतृत्व में, तो ये फैसला हुआ कि हम लोग इंडिया गठबंधन में अपनी पार्टी को समर्थन दें। देखिए 20 वर्ष से एक व्यक्ति और एक पार्टी की सरकार है बिहार में, और जिस ढंग से बिहार का विकास होना चाहिए वो विकास बिहार का नहीं हुआ। कोई बड़ा कल कारखाना नहीं लगा, शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। लोग सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ाता है। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बिहार का है कि लॉ एंड ऑर्डर विगत 6 महीनों से बिहार का लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो गया। और उसमें भी दिन दहाड़े, चाहे वकील की हत्या हो, टीचर्स की हत्या हो, ठेकेदार की हत्या हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन अभी देखे होइएगा, गोपाल खेनका जी की हत्या हुई जो बिहार के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे। 2-3 बच्चियों की हत्या हुई जो बच्ची दलित समाज से आती है और वो नाबालिग थी, और उसके साथ बलात्कार करके उसकी हत्या हो गई। आज 1 महीना पहले मुजफ्फरपुर की घटना, कुर्नी में एक 16 वर्ष की लड़की थी जिसके साथ बलात्कार करके और उसकी हत्या करने का प्रयास किया। और बिहार सरकार का हेल्थ विभाग इतना निष्क्रिय है कि 7 घंटे 8 घंटे तक एम्बुलेंस में बच्ची PMCH के गेट पर कराती रही, लेकिन कोई उसको उचित इलाज नहीं मिला और अंत में वो उसकी प्राण चली गई। जी, आपने जिक्र किया बाबा साहेब का, तो आपसे ये समझना चाहूंगी, ये जानना चाहूंगी कि आपकी नज़र में दलितों का असली नेता कौन है? आप हैं, मांझी जी हैं, आपके भतीजे चिराग जी हैं, कौन है? देखिए ये प्रश्न आपका बहुत ही कठिन प्रश्न है। क्या आप मैं तो मानता हूँ कि दलितों के नेता एकमात्र आज आज़ादी के बाद से आज तक इस देश में कोई व्यक्ति रहा तो उस व्यक्ति का नाम है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी। और सेकंड अम्बेडकर के रूप में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लोग, दलित समाज के लोग मानते थे कि सेकंड अम्बेडकर के रूप में वो है। बाद बाकी इतना बड़ा देश है, 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है और सब जगह रीजनल लीडर्स है। अब जैसे बिहार है तो बिहार में भी 11 गो प्रमंडल है, अलग अलग नेता हैं। कोई दलित के नेता और कुछ आज की तारीख में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुकाबले में, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मुकाबले में, बाबू जगजीवन राम के मुकाबले में आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है। ऐसा कोई नेता नहीं है। एक सवाल जो थोड़ा कड़वा है लेकिन पूछना लाजमी है। जरूर पूछिए, जरूर पूछिए, कड़वा कुछ नहीं होता, आप जरूर पूछिए। रामविलास पासवान जी आपके भाई हैं, थे? जी जी हाँ। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चिराग पासवान के वो पिता थे। तो एक बात मैं ये आपसे समझना चाहती हूँ कि रालोसपा की अगर हम बात करें तो क्या रालोसपा की अपनी कोई पहचान नहीं है? क्या उनको रामविलास जी के साथ ही जाना चाहिए या उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ना चाहिए? नहीं, देखिए आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न बहुत जटिल प्रश्न है जी। हम 3 भाई थे, सबसे बड़े पासवान जी थे, सेकंड में मैं हूँ और हमसे भी छोटा भाई था रामचंद्र पासवान जो भी आज इस दुनिया में नहीं है। दोनों भाई की मृत्यु हो गई और पूरे बिहार के लोगों को पता था कि हम तीनों भाई राम, लक्ष्मण और भरत थे। आप उनसे भी पूछिए। उस दिन से और जब तक पासवान जी जीवित रहे मैं एक संगठनकर्ता के रूप में मैं पार्टी को चलाया। पासवान जी को पता नहीं होता था कि कहाँ रैली है, कैसे व्यवस्था करना है, क्या करना है, नहीं करना है, किसको टिकट देना है लोकसभा का, किसको विधानसभा का टिकट देना है। ये पासवान जी मुझसे सलाह लेते थे जी। और हमारे तीनों भाई में काफ़ी घनिष्ठता थी। लेकिन जब विपरीत समय आया, जब पासवान जी की मृत्यु हो गई
और हमारे छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। ये मेरा दुर्भाग्य कहिए कि हमारा बड़ा भाई छोटा भाई इस दुनिया में नहीं रहा और मैं बीच में हूँ। लेकिन मैं विगत 50 वर्षों से राजनीतिक जीवन में, और जब तक हम तीनों भाई रहे, एकजुट रहे, हमारे तीनों भाई में काफ़ी घनिष्ठता रही। बड़े भैया के मृत्यु के बाद से पार्टी में डेमोक्रेसी रहा नहीं, राजतंत्र की व्यवस्था हो गई थी वहाँ, और जिसके कारण हम लोग 6 सांसद थे। आप एक बात जान लीजिए कि डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, आखिर कौन सी विपरीत परिस्थिति थी? 6 सांसद में 5 सांसद है, उनसे अलग हो गया। हाँ बिल्कुल, 6 में 5, यदि वो उनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। देखिए, पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में थे वो, परिवार में सबसे बड़े भाई के रूप में थे वो। हमारा 4 बेटा था जो चिराग पासवान के लेकर के, तो परिवार में भी सबसे बड़े थे, पार्टी के सबसे बड़े ओहदे पर थे, रामविलास पासवान जी के बेटे भी थे। फिर कौन सी विपरीत परिस्थिति आई कि हमारी पार्टी भी टूट गई। हमारे 6 सांसद में 5 सांसद उनसे विरोध में चला गया और पार्टी टूट गई, परिवार टूट गया। बिगड़ी बात बने नहीं लाख, रहीमन कभी कहते थे कि बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किनको, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन हो। तो जब दल टूटता है तो दल जुट सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता है। बिल्कुल, तो वो आपके दिल के टूटने की जो आवाज है वो पहुंच रही है, क्योंकि आपकी आवाज में जो वो भरभराहट है और आंखें जो नम हो जा रही हैं, ये बता रहा है कि आप कितने इससे दुखी हैं और कितने टूटे हुए महसूस कर रहे हैं कि किस तरह से पार्टी टूटी है और जिस तरह से परिवार टूटा है। पार्टी को चलाया, मैं परिवार को चलाया जी। मैं चिराग पासवान को गोद में खिलाया, श्रीकांत पार्थी जी बगल में बैठे हुए, इनको सब बात की जानकारी है। तो जैसे आप अब महागठबंधन की तरफ आ गए हैं, एनडीए छोड़ करके आप इंडिया गठबंधन में आ गए हैं, शामिल हो गए हैं, तो क्या वैसे ही कभी चिराग पासवान पशुपति नाथ पारस के साथ सम्मिलित हो सकते हैं? आपकी पार्टी में उनका विलय हो सकता है? नेवर। मैंने तो आपसे कहा ना कि जब दल टूटता है तो दल जुट जाता, दिल टूटता है तो दिल नहीं जुटता, ये संभव नहीं है। और हमारा काम करने का जो तरीका है और उनका जो काम करने का तरीका है, दोनों भिन्न है। दोनों में 36 का संबंध है, 63 नहीं है। अच्छा, 3 इधर होता है, 6 इधर होता है, तो 36 जो है कभी 63 नहीं हो सकता है। रालोसपा का चुनावी एजेंडा क्या होगा? देखिए, हमारा संविधान है, हमारी पार्टी का संविधान है पहले से बना हुआ, और हम दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और दलित सेना एक सामाजिक संगठन है जो स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा 1983 में इसका गठन किया गया था, और उसमें मैं, शायद आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, 48 वर्ष पहले, उसमें मैं दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ करता था जी। और दलित समाज के जो लोग होते थे, खास करके साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में आप देखे होइएगा, नॉर्थ इंडिया में भी छुआछूत की भावना थी, लेकिन साउथ में अधिक छुआछूत की भावना थी कि इवन कि दलित के शरीर में लोग, दूसरे जाति के लोग सटते नहीं थे, पानी नहीं पीते थे, उसका अलग बर्तन रहता था। तो इस सब से जो समाज में जो कुरीतियाँ थी उसको खत्म करने के लिए पासवान जी ने दलित सेना का गठन किया। और दलित सेना में एक सामाजिक संगठन है, और जब तक वो जीवित रहे दलित सेना के संगठन को मजबूत किया। उसमें मुख्य था कि जहाँ कहीं भी पूरे देश में शोषित दलित पिछड़ों, अब पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी आज के तारीख में मानसिक रूप से वो बीमार है जी। ये कोई मैं विरोधी होने के नाते मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो मानसिक रूप से बीमार है, उनकी जानकारी में ये सब नहीं है। और विगत 6 महीनों से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत ख़राब है, और ख़ास करके जो समाज में निचले तबके के लोग हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है, उसका कोई देखभाल नहीं होता। उसकी हत्याएं, बलात्कार, लूट, बैंक रॉबरी से लेकर के सब हो रहा। रोज़ ऐसा कोई भी दिन नहीं है बिहार में जिस दिन दो को 4 को हत्या नहीं हुआ जी। अभी आप देखिए, 1 सप्ताह पहले, शायद आपको जानकारी है कि नहीं है, पूर्णिया में एक आदिवासी परिवार को डाइन का करके और 5 परिवार के 5 व्यक्ति को जिंदे जला दिया, और उस पर बिहार सरकार का कोई एक्शन नहीं हुआ। आज जो भी घटनाएं घटती है बिहार में, तो बिहार सरकार का कोई भी मंत्री घटनास्थल पर नहीं जाता।
नालंदा मुख्यमंत्री का गिरी जिला और वहाँ घटना घटी, और वहाँ का जो विधायक है वो बिहार सरकार में मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन वो घटना स्थल तक नहीं गए। तो ये दुर्भाग्य है बिहार का। बिहार एक बीमारू स्टेट हो गया है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब है, कोई बहुत बड़ा कल कारखाना नहीं लगा, बेरोजगार की फौज है, बेरोजगारों की फौज आज। तो क्या यही एजेंडा होगा आपका? नहीं, हमारी बात सुन लीजिए। कल कैबिनेट से फैसला हुआ कि हम 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। आप 1 करोड़ लोगों को नौकरी दीजिए, अभी चुनावी वर्ष है तो आप घोषणा कर रहे हो। आज 20 वर्ष से क्या कर रहे थे? यदि आप चाहते तो 20 वर्ष में आप 5 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल। आज आपका नींद टूटा, चुके 2 महीना के बाद चुनाव होने वाला है। तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए बिहार सरकार तरह तरह की योजनाएं, अभी सब जगह पुल का शिलान्यास हो रहा है, रोड का शिलान्यास हो रहा है, नौकरी का वादा किया जा रहा है, पेंशन की बढ़ोतरी हो रही है। ये सब जो है सो इस सब तरह से कहिए कि इनडायरेक्ट रूप से घुसखोरी हुआ। जनता को वोट को खरीदने की व्यवस्था हो रही है सरकार के द्वारा। लेकिन जनता मन बना चुका है, इस बिहार की जनता, कि हम 100 में 99% लोगों की राय है कि हम सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। जहाँ तक आरजेडी का संबंध आपने कहा, तो आरजेडी से मेरा लगाव 1990 से है। उस समय जब पहली बार आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, तो उस कैबिनेट में मुझको भी रहने का मौका मिला था, और मुझ पर उन्होंने विश्वास किया था, और मैं 4 विभाग का मंत्री उनके अंडर में रहा। फिर हम लोग जब दल बदल दिए, दूसरे दल दूसरे दल में गए, फिर भी मेरा व्यक्तिगत रिश्ता उनसे, उस परिवार से व्यक्तिगत रिश्ता शुरू से बना हुआ रहा और आज भी। जी, तो मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने कि इस बार चुनावी एजेंडा क्या होगा रालोसपा का। मैंने तो कहा चुनावी एजेंडा तो क्लियर कट है। हमारी पार्टी का जो सिद्धांत है, शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़ा वर्ग अत्याचार होगा, क्योंकि हम उसी परिवार से आए हैं। जी, उसी समाज से हमारे खून में, हमारे शरीर का एक एक कतरा खून जो है उस समाज के लिए समर्पित है। जहाँ कहीं भी अत्याचार होगा, जहाँ कहीं भी होगा, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। और ख़ास करके जितना भी बेरोजगार नौजवान है, जो ये फौज है, लंबा फौज है, क्राइम जो बढ़ता है, क्राइम जो हो रहा है बिहार में, उसका एक कारण है बेरोजगारी भी। जी, इसलिए हमारा प्रयास रहेगा, हमारी पार्टी का प्रयास रहेगा कि दलित, शोषित, पिछड़ा के लिए अत्याचार नहीं हो। दूसरा जो नौजवान है, बेरोजगार लोग है, उसको रोजी रोटी मिले। युवा है, नौजवान लड़का है, और देखिए युवा का युग भी है। अब हम लोग का युग चला गया, अब नौजवान का युग है। बिहार में देखिए 3 को 4 को लाइन में लगे हुए हैं कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उसमें नौजवान लोग हैं, बूढ़ा लोग तो कोई नहीं है। भतीजा का भी है। अब कौन है नहीं हम नहीं जानते, भतीजा है कि नहीं है। आपके भतीजा को भी वैसे ही प्रमोट किया जा रहा है। आप ऐसा है, एक बात मैं आपको कह देता हूँ, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा जी। आपके दुकान में सामान होगा तब तो कोई खरीदार आएगा। बिल्कुल। अब आप दुकान खोल के बैठी हुई हैं, कोई खरीदने वाला लोग आ ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है। तो बिहार में 243 विधानसभा का सदस्य है, और हमारे पास यदि एक भी विधायक नहीं है, हम मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो हमारी लोग क्या कहेगा, मजाक ही उड़ावेगा। तो ये थे पशुपति पारस जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से मेरे सभी सवालों का जवाब दिया, और उन सभी सवालों को मैंने लेने की कोशिश की जो आप जानना चाहते थे इनसे। तो अगली बार फिर किसी नई शख्सियत से मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।